हेलो एवरीवन। तो आज यार केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12 लेते हैं। तो आज यार हम शुरू करने वाले हैं आयोनिक बॉन्ड को। अभी तक पहले 11 लेक्चर में हम लगभग कोवलेंट बॉन्ड को ही डिस्कस करते हुए आए हैं। कोवलेंट बॉन्ड को हम हर एक लेवल पे समझ चुके हैं, चाहे उसके कंसेप्ट क्या हैं, उसके रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चाहे उसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हो, चाहे वो वेस्पर थ्योरी हो, वीबीटी थ्योरी हो या हमारी एमओटी थ्योरी हो, इन सब को हम जेई एडवांस लेवल से ऊपर तक भी टच कर चुके हैं कुछ टॉपिक को। तो आज से हम आयनिक बॉन्ड को शुरू कर रहे हैं। आगे के 2 3 4 लेक्चर जो होंगे आपके आयनिक बॉन्ड पे ही होंगे, फिर लास्ट में एक हाइड्रोजन बॉन्ड का एक लेक्चर होगा, उसके बाद आपका केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा। ठीक बात है। तो चलो शुरू करो, नोट्स निकाल लो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आयनिक बॉन्ड को। केमिकल बॉन्डिंग का याद है आपका लेक्चर नंबर 12 चल रहा है। ठीक है, 12 चल रहा है, तो कॉपी पेन निकाल लो। ठीक है, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो पहली हेडिंग डालो। सबसे पहली बात, आपको नाम से समझ आ रहा है, हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में। आयोनिक बॉन्ड, देखो जैसे पहली बात तो आपको इस नाम को ही आप डिकोड कर सकते हो। इतनी मैंने आपको अब नॉलेज दे दी है, इतनी आपकी मेंटल एबिलिटी अब बन चुकी है, इतनी साइकोलॉजी अब आपको केमिस्ट्री की मिल चुकी है, या मैं यूं कहूं कि इतना फील आपको केमिस्ट्री का मिल चुका है कि इस लाइन को तो एटलीस्ट आप डिकोड कर सकते हो। देखो आयोनिक का मतलब क्या, आयंस है ना, सिंपल कटायन और अनायंस। बॉन्ड का मतलब क्या, फोर्स। बॉन्ड का मतलब फोर्स है, सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो मतलब आयोनिक बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि दो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। क्लियर है, छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्लियर है बात इतनी। चलो इसकी अब टेक्निकल डेफिनेशन लिखते हैं। लिखो, द बॉन्ड formed due to transferring of electron from less electronegative, या इसको आप ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो प्यार से, मेटल्स, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ब्रैकेट में मेटल लिख लेना चाहो तो, टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको आप प्यार से नॉन मेटल्स भी लिख सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज known as ionic bond। देखो एक ऐसे बॉन्ड का बनना, पहली बात आपको इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी में करा चुका हूं, 3rd चैप्टर में ही हम सब कुछ कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे कंसेप्ट हम कर चुके हैं 3rd चैप्टर में ही। इसलिए मैं बोलता हूं कि पहले 4 चैप्टर सीक्वेंस में होने चाहिए। अब तो इतनी बार आप सुन के बोर हो गए होंगे, तो अभी भी कोई जिद्दी बच्चा है तो जाके देख लो, सीधा कंगारू की तरह कूद के इधर ना आओ, पहले 3 चैप्टर एक बार देख लो फिर इधर आना। बोल के मैं खुद बोर हो गया हूं। ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी होंगे ऐसे एलिमेंट कि केमिकल बॉन्डिंग की उनको वेटेज ज्यादा दिख रही होगी नीट और जेई में, तो सीधा इधर कूद के आगे होंगे। नहीं भाई, पहले 3 चैप्टर देख लो, पहले 4 चैप्टर कर लो, उसके बाद आपकी मर्जी है, जहां मर्जी से उठा लो, आपको हर एक चीज समझ आएगी। लेकिन पहले 4 चैप्टर मेरे से सीक्वेंस में कर लो।
ठीक है, आज आई थिंक मैं 180 बार बोल चुका हूं यही बात, फिर से आज बोल दी। चलो, तो यार बॉन्ड का बनना जब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं? देखो आपको पता है पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल से जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। क्लियर बातें हमें पता है। या मैं यूं बोलूं कि अगर अक्रॉस से ग्रुप देखें तो ग्रुप में आपका क्या होता है, जब आप ग्रुप में डाउन आते हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ये सब आपको पता है, ठीक बात है। तो मतलब जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जो आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि वो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड से राइट साइड में आप जा रहे हो तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, ठीक बात है। अच्छा, और आपको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट आपके मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से मतलब मेटल से इलेक्ट्रॉन जब निकलता है और जब वो नॉन मेटल में जाता है, तो देखो मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो पहली बात क्या होगा, किसी में से, जैसे एग्जांपल से, जैसे सोडियम मान लो आपका एक मेटल है, सोडियम आपका एक मेटल है, एस ब्लॉक एलिमेंट है। अब सोडियम में से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक बात है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन निकलने के फिनोमिना में जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी। ये सोडियम आपका मैं गैसीय स्टेट में ले रहा हूं, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ये सब कुछ करा चुका हूं यार। क्या होता है आयोनाइजेशन एनर्जी? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। बोलो भाई, क्लियर बात है, ठीक है। तो सोडियम में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो यही इलेक्ट्रॉन निकला है जिसने सोडियम से अपनी विदाई ली है, वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ए इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेट से कोई नॉन मेटल, लेट से क्लोरीन गेन कर लेगा, ठीक है। क्लोरीन भी मैं गैसीय स्टेट में ही ले रहा हूं, ठीक है। तो अब ये बन जाएगा Cl नेगेटिव, बोलो, ठीक बात है। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया, जो इलेक्ट्रॉन की विदाई की, जो इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने दे दिया उसको क्लोरीन ने ले लिया, ठीक बात है। तो सोडियम क्या हुआ, मेटल जो है आपका वो कटायन बन गया। जो एक पॉजिटिव चार्ज चीज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कटायन, है ना। जिसको नहीं पता हो, वैसे तो बहुत बेसिक्स है लेकिन तब भी, ठीक है। और इसको बोलते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज हो उसे बोलते हैं एनायन, ठीक बात है। तो मेटल आपका कटायन बन गया और नॉन मेटल आपका एनायन बन गया, ठीक है। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस जल्दी कर देते हैं ना, मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस जल्दी कर देते हैं क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। इसीलिए मैंने लिखा कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, या तो मैं चाहूं तो सीधा भी लिख सकता था कि मेटल से नॉन मेटल के साइड, ठीक है। तो एक ही बात हो जाती है। अच्छा, तो अभी तक स्टोरी में, कहानी में क्या हुआ कि सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी प्यार से बोल देते हैं, या आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम बोल देते हैं। और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था, इस इलेक्ट्रॉन को ही क्लोरीन भाई साहब ने लिया और Cl नेगेटिव बन गया, ठीक है, एनायन आपका बन गया। तो जब इसके टाइम, जब कोई आपका एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, तब क्या होता है, तब उसको एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, ऑब्जर्व भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, याद है कुछ। तो इस केस में जो आपकी एनर्जी का एक्सचेंज हुआ, जो इंथैल्पी में चेंज हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलेंगे। बोलो, ठीक बात है, ठीक है। तो इस केस में जो आपकी एनर्जी रिलीज हुई उसको इस केस में हमने बोल दिया इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when electron is added to a isolated gaseous atom, that is called as electron gain enthalpy. आयोनाइजेशन enthalpy क्या होती थी कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते थे, और किसी आइसोलेटेड गैसियस आयन में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर बात है? अच्छा, ठीक है। तो अब मतलब हुआ क्या अभी तक कहानी में कि एक आपका सोडियम पॉजिटिव कैटायन बन गया और एक आपका Cl नेगेटिव एनायन बन गया।
अब क्या करते हैं, ए सोडियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में मिलके प्यार मोहब्बत से एक कंपाउंड बना लेते हैं जिसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि आयन से मिलके ही ये कंपाउंड बना है। ठीक है, इसको ये जो आपका कंपाउंड बना NaCl बना, जिसको आप घर में खाते भी हो रोज, नमक, ठीक है, तो ये आपका आयोनिक कंपाउंड ही है एक। ठीक है, इसको आयोनिक कंपाउंड हमने क्यों बोला, क्योंकि ये आयंस से मिलके ही बन रहा है, क्योंकि ये आयंस से मिलके ही बन रहा है। अच्छा एक बात सोचो, ठीक है, सोडियम बन गया, एनर्जी दी, सोडियम पॉजिटिव बन गया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनर्जी कुछ रिलीज हुई तो Cl नेगेटिव बन गया। तो सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के क्लोज आए क्यों, क्या ये सोच पा रहे हो? मैं बोल रहा हूं कि मान लो सोडियम पॉजिटिव बन गया, ये Cl नेगेटिव बन गया। अब मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों एक दूसरे के क्लोज क्यों आके NaCl बना दिया, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपको हल्का फुल्का आइडिया हो 10th क्लास में या 9th क्लास में, या अभी आपके जेई में भी फिजिक्स में है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, तो एक फोर्स होती है जिसको हम कूलम्स फोर्स बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला ए होता है कि अगर दो चार्ज स्पीसीज हैं, एक चार्ज स्पीसीज Q1 है, एक चार्ज स्पीसीज Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स को हम इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि NaCl जो बना, ये Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था, Cl नेगेटिव था। ठीक है, तो इनके बीच में एक्चुअल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुई, या सिंपल सी कॉमन सेंस से भी सोचो तो इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ऑपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर, चाहे फिर चार्ज की बात हो चाहे रिलेशनशिप की बात हो। ठीक है, अच्छा, तो क्या होता है कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को अपने तरफ खींचेंगे। अब जैसे जैसे एक दूसरे को खींचेंगे, खुद से फील करो, एक चार्ज मेरे पास इधर पॉजिटिव है ना, एक मेरे पास सोडियम है इस साइड, मान लो इस साइड मेरे पास सोडियम है, इस साइड मेरे पास क्लोरीन है। तो अब दोनों, जब इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, अब दोनों में ऑपोजिट चार्ज है, तो एक दूसरे को खींचेंगे। अब जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो जैसे यार सिंपल सी है, फील हो ही रहा होगा ना, तो आपकी आत्मा ही बोल रही होगी कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तो जैसे जैसे क्लोज आएंगे कुछ एनर्जी रिलीज होती जाएगी। ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज होती जाएगी, आपको फील हो रहा होगा, आई हो। ठीक है, अगर आप इंसान हो तो आपको फील हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इतना फील हो जाता है। अच्छा, तो आपको यह समझ आ रहा है कि जब सोडियम और क्लोरीन, इन दोनों के आपके आयंस जो है, जब क्लोज आएंगे तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो जब एक क्लोज आते हैं तब जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी, ये नवी टर्म आज आपको मैं करा रहा हूं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। और इसको ही आज हमारे इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लैटिस एनर्जी को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ लैटिस एनर्जी, कि जब कोई आपका आयनिक कंपाउंड बनता है, जब कोई आपका आयोनिक कंपाउंड बनता है, आयंस से मिलके, जब आयंस आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। तो जब आयनिक कंपाउंड बनता है तब जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। बस अभी के लिए इतना पता होना चाहिए, बाकी जब आज आप लेक्चर करके जाओगे उसके बाद लैटिस एनर्जी आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक बात है। तो ऐसे करके यार आपका पूरी कहानी में जो आपका आयनिक बॉन्ड बनता है, उस पूरी कहानी में ये तीन चीजें होती है, तीन रस्में होती हैं। जैसे अगर किसी की शादी करानी हो तो उसमें कुछ रस्में होती हैं। तो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तीन रस्में मोटी मोटी होती हैं। ठीक है, बाकी हम कल बोर्न हैबर साइकिल भी देखेंगे। कल का लेक्चर में बोर्न हैबर साइकिल हम डिस्कस करेंगे, जिसमें और भी थोड़ा लंबे प्रोसेस से आयनिक बॉन्ड बनाने का भी एक तरीका है, मतलब क्वेश्चन सोल्व करने का एक तरीका है बस। ठीक है, तो उसमें भी हम देखेंगे। मतलब ये समझ लो कि उधर रस्में ज्यादा होती हैं, कई शादियों में रस्में ज्यादा होती हैं। इधर अभी बेसिकली बात करें तो तीन रस्में ही होती हैं। बस आपको होना क्या चाहिए? एक कटायन हो हमारे पास, एक अनायन हो, और इन कटायन और अनायन की शादी करा के एक हमारा आयनिक कंपाउंड बना देते हैं, जिसको हम बोल दिया NaCl बना दिया, जिसको हम आयोनिक कंपाउंड बोल देते हैं।
ठीक है। और जब ए आयनिक कंपाउंड जब बनता है, मतलब जब कटायन और एनायन क्लोज आके जब NaCl फाइनली बनाते हैं, तो जब एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं तब कुछ एनर्जी आपकी रिलीज हो रही होती है, उस एनर्जी को ही हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम गैसियस कटायन एंड गैसियस एनायन, उसको ही बोलते हैं लैटिस एनर्जी। आगे लिखाऊंगा मैं, भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो ऐसे आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। तो अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि वो बॉन्ड का बनना ड्यू टू ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ लेस इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट से, मतलब मेटल से, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकला, ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव एलिमेंट को, मतलब नॉन मेटल को, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन निकाला और इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, यही इलेक्ट्रॉन इधर आके ट्रांसफर हुआ और एक अनायन बन गया। तो जब एक कटायन अनायन बन गए, अब इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी और आपका आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, मतलब आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये डेफिनेशन अब तो बच्चों वाली लग रही होगी, राइट। ठीक है, तो ये बात हो गई आयनिक कंपाउंड की बेसिक सी डेफिनेशन है, कैसे कौन सी रस्मों से आपका पूरा आयनिक बॉन्ड बनता है। इसमें जो 3 रस्में होती थी वो भी मैंने बता दी आपको। जब आपका इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा होता है तो उस केस में जो एनर्जी होती है, इन्वॉल्व होती है, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। इसको हम पहले कर चुके हैं 3rd चैप्टर में। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होता है आइसोलेटेड गैसेस एटम में, तब जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। और एक आज मैंने आपको नवी चीज बताई, एक नवी रस्म बताई कि जब कटायन और एनायन आपस में एक दूसरे के क्लोज आते हैं तब आपका आयनिक कंपाउंड बनता है। और जब ये आपके क्लोज आ रहे हैं, जब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, तब जो आपकी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक बात है, सब सही चल रहा है। चलो ठीक है, इतना लिखो, फिर हम आगे चलते हैं। चलें, चलो चलो चलो। तो ये तो बात हो गई, बेसिक्स हो गया कि मतलब आपको आयनिक कंपाउंड समझ आ गया कि अच्छा ऐसे ऐसे करके कुछ होता है और ऐसे आयनिक बॉन्ड बनता है। कुछ ऐसा 3 चीजें बीच में होती हैं, फिर फाइनली आपका आयनिक बॉन्ड बन जाता है। और अगर आप एक लाइन में बोलना चाहो तो यही बोल सकते हो कि कटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। खत्म बात, ठीक है। और उसको तो बस फिर हमें पता होना चाहिए कि कटायन और एनायन ऐसे तो बन नहीं जाएगा। अब कटायन बनाने के लिए किसी में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किसी दूसरे में गेन होगा, मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। चलो अब और हल्का सा आयोनिक कंपाउंड को डिटेल में समझते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं, प्रॉपर्टीज से पता लगे कि इसकी हरकतें क्या क्या हैं, है ना, कि मियाँ बीवी कैसे रहते हैं, पति पत्नी की प्रॉपर्टीज क्या हैं, जब ये एक दूसरे से मिले तो कैसे क्या चीजें शो कर रहे हैं, कैसा नेचर है इनका, ये सब देखते हैं। चलो हल्की सी और जान पहचान करते हैं इनसे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। चलो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि आयनिक कंपाउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको देखते हैं। ठीक है, पहली चीज ये हार्ड होते हैं, है ना, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड ब्रिटल होते हैं। हार्ड, सॉलिड एंड ब्रिटल होते हैं। छोटी सी इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का भी मतलब नहीं है ना। हार्ड होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल का मतलब वो होता है कि जैसे कि हार्ड तो हो लेकिन जल्दी टूट सकते हो। जैसे आप एक पतली सी तार लो तांबे की, है ना, एक तांबे की तार लो, वो हार्ड तो है, आपको दिख रहा है हार्ड है, लेकिन जब उसको ऐसे बेंड करोगे तो टूट जाएगी, तो उसी को ब्रिटल बोलते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, है ना। ठीक है, हार्ड, सॉलिड एंड ब्रिटल्स होते हैं। क्यों होते हैं हार्ड? इनका या हार्ड होने का रीजन क्या है, सॉलिड होने का रीजन क्या रीजन है? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अच्छी खासी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर होती है।
क्योंकि चार्ज है पूरे पूरे तो एक दूसरे को अच्छी तरह खींचते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, और क्या जान पहचान करनी है इससे? नेक्स्ट चीज, नॉन डायरेक्शनल नेचर। नॉन डायरेक्शनल नेचर, इनका डायरेक्शनल नेचर नहीं होता कुछ, मतलब कि ये आइजोमेरिज्म शो नहीं करते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, आइजोमेरिज्म नहीं शो करते। आइजोमेरिज्म क्या होता था हम पढ़ चुके हैं, वैसे डाइपोल मतलब वैसे नहीं पढ़ चुके हैं फोकसली, उसको हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ चुके हैं डाइपोल मोमेंट के टाइम। क्या ऐसा पढ़ा था? सिज और ट्रांस हमने बात की थी ना जब डाइपोल मोमेंट की हम बात कर रहे थे। देखो कुछ याद आ रहा है? याद आना चाहिए यार। डाइपोल मोमेंट 2 घंटे का लेक्चर लिया था हमने, आपको याद हो तो कुछ हमने एक ऐसी एग्जांपल की थी कि जब सेम ग्रुप आपके सेम साइड में हो तो इस कंपाउंड को बोलते हैं सिज, है ना। और जब सेम ग्रुप आपके ऑपोजिट साइड में हो, ऑपोजिट साइड में हो तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस, उसको हम बोलते हैं ट्रांस। ये दोनों आपस में आइजोमरिज्म है, स्टीरियो आइजोमर्स है ना, चाहो तो लिख सकते हो स्टीरियो आइजोमर्स है। स्टीरियो आइजोमर्स स्पेस में बनने वाले आइजोमर, है ना। हवा में बॉन्ड की अलग अलग रोटेशंस के कारण, हवा में बॉन्ड की अलग अलग रोटेशंस के कारण, अलग अलग ओरिएंटेशन के कारण जो आपके आइजोमर्स बनते हैं उनको ही हम बोलते हैं स्टीरियो आइजोमर्स। तो इन दोनों का आप अगर फॉर्मूला देखो तो इन दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। क्या है फॉर्मूला? C4 कितने हाइड्रोजन है? 3 3 4 8 H8। तो इसमें देखो, इसमें भी आपके चार कार्बन है और आपके पास 6 हाइड्रोजन है। इसमें भी आपके पास 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। मतलब दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है C4H8, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्पेस में इनके बॉन्ड की ओरिएंटेशन डिफरेंट है ग्रुप्स की, तो ये फिर आइजोमर्स होते हैं, है ना। सेम आपका केमिकल फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तब उसको हम आइजोमर्स बोलते हैं। इसको हम डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में उधर ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, आइजोमरिज्म में बहुत ज्यादा डिटेल में। उसके बाद आप ऐसे ही करोगे क्वेश्चन। फिलहाल अभी तो मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है इस चैप्टर में, मतलब इस लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, तो मतलब जो आपके कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो कोवलेंट कंपाउंड तो आपको आइजोमरिज्म शो करते हैं, लेकिन आपके आयनिक कंपाउंड आइजोमरिज्म नहीं शो करते। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि इनका नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। नॉन डायरेक्शनल नेचर का मतलब क्या? कि जैसे हम मान लो इधर सोडियम है, तो सोडियम है तो क्लोरीन जो आपका है वो कहीं से भी अट्रैक्शन कर सकता है। मान लो क्लोरीन इधर है तो इधर से अट्रैक्शन कर लेगा, या क्लोरीन इधर है तो इधर से अट्रैक्शन कर लेगा, ठीक है, इधर है तो इधर से कर लेगा। मतलब इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। क्लोरीन कहीं भी हो, आसपास कहीं भी घूम रहा हो, उधर से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर लेगा इसके साथ। तो कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है इसकी, तो मतलब ये नॉन डायरेक्शनल नेचर का है। और अगर जब डायरेक्शन ही फिक्स नहीं है कि बॉन्ड की डायरेक्शन क्या है या बॉन्ड की ओरिएंटेशंस क्या है, तो मतलब यही अगर फिक्स नहीं है तो मतलब स्टीरियो आइजोमरिज्म क्यों शो करेगा वो? ठीक बात है। तो इसलिए स्टीरियो आइजोमरिज्म नहीं शो करता है आपका आयनिक कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स नहीं करते हैं, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड का डायरेक्शनल नेचर होता है। क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ बॉन्ड ऐसे 2 ऑर्बिटल्स की इधर से ओवरलैपिंग होने के कारण बना है। जैसे ये बॉन्ड आपका इधर से 2 ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होने से बना है ना। इनके बीच में इसका एक ऑर्बिटल और इसका एक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हुए, ऐसे ओवरलैप हुए हेड ऑन हेड, और फिर फाइनली आपका बॉन्ड बना, ठीक है। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए वो स्टीरियो आइजोमरिज्म नहीं शो करते। स्टीरियो आइजोमरिज्म नहीं शो करते। मैं चाहूं तो लाइन लिखा के बस प्रॉपर्टी में ऐसे छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करता जा रहा हूं, सो दैट कि आपको कोई भी लाइन रटनी ना हो। नहीं तो चाहूं तो प्रॉपर्टीज में बस ऐसे लिखा दूं और आपको कहूं कि चेप लो, इसको याद रख लेना। चलो, तो नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है ना। तीसरी चीज, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑब्वियसली, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, है ना। इसमें कोई डिस्कस करने की बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे
ionic compound are bad conductor of electricity, bad conductor of electricity at solid state. आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं जब सॉलिड स्टेट में हो, लेकिन बट, इसमें एक बट भी आता है, बट गुड कंडक्टर at aqueous or molten state, आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में जब होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको हमको मोल्टन स्टेट मिले, जैसे आपके पास पानी है, पानी में अगर आप नमक डाल दो, ठीक है, पानी में नमक डाल दो, मतलब आयनिक कंपाउंड को पानी में घोल दो। पहले आपका जो आयनिक कंपाउंड था, नमक था, वो सॉलिड स्टेट में है। तो अगर आपके पास एक मान लो नमक का पैकेट रखा हुआ है, नमक के पैकेट में आप बिजली की एक तार डाल दो, तो उसमें से करंट कभी पास नहीं होगा। इसलिए उसको हम बोलते हैं कि सॉलिड स्टेट में जब आयनिक कंपाउंड होते हैं तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन जब उसी नमक को अगर आप पानी के अंदर डाल दो तो एक अच्छा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है, वही बात बोल रहे हैं, ठीक है। आपने वैसे 3 इडियट में कोई सीन देखा भी होगा ऐसा, ठीक है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं हूं, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर एट एक्वस और मोल्टन स्टेट। इसमें एक बहुत प्यारा ना क्वेश्चन आता है जिसमें मैक्सिमम लोग गलती करके आते हैं। उस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखो चलो पहले इधर लिख देते हैं, आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक मोबिलिटी के। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आता है इधर से, आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक मोबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। इस चीज को पहले नोट्स में डालो। आयनिक कंडक्टेंस का मतलब वही कि कितना कंडक्टिव है ना, कितना कंडक्टिव है। और कंडक्टेंस का मतलब क्या, करंट का मतलब क्या, करंट का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज बहेगा उतना ज्यादा करंट होगा, है ना। करंट का मतलब तो इतना ही होता है ना, सिंपली फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज ए करंट, ठीक बात है। हम पढ़ेंगे भी कि I बराबर होता है Q/T, फिजिक्स में पढ़ेंगे कुछ दिन बाद, है ना, जब टाइम आएगा, जब मुलाकात होगी इस चीज से। तो I बराबर होता है Q/T, कितना चार्ज बह रहा है पर सेकंड में, उसको बोलते हैं करंट, ठीक बात है। अच्छा, तो आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली मतलब करंट जो है वह आपका 2 टाइप का होता है। वैसे इतना डिटेल में जाना नहीं चाहिए, लेकिन वैसे करंट आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट और एक होता है आयोनिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कब होता है, जब आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं, तब जो आपका करंट होता है, तब जो आपका करंट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और जब आपके आयंस मूव कर रहे हो, तब आपका जो करंट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी आपका चार्ज है, आयंस भी आपके चार्ज हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन एज ए आपका चार्ज कैरियर मूव कर रहे हो, तब जो करंट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। और जब आयंस आपके एज ए चार्ज कैरियर मूव कर रहे हो, फ्लो कर रहे हो, तब जो हमारा करंट पैदा होता है उसको हम बोलते हैं आयोनिक करंट। फिलहाल अभी हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम आयंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आयोनिक कंडक्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयोनिक मोबिलिटी के। ऑब्वियस सी बात है, मोबिलिटी का मतलब क्या कि मूवमेंट। जहां आयंस की मूवमेंट अच्छी होगी, उधर आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी, क्योंकि अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। जितना अच्छे से मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट पैदा होगा, उतनी आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है ना। तो आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनिक मोबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। ये भी सोच सकते हो कॉमन सेंस से। किसी का रेडियस छोटा है, मतलब कोई छोटा है, और किसी का रेडियस बहुत बड़ा है, कोई मोटा सा है ना। कोई छोटा सा है, कोई मोटा सा है। जो छोटा होगा वो जल्दी जल्दी जा सकता है, जैसे मैं पतला हूं तो मैं भाग सकता हूं इजीली, मैं बहुत तेज भागता भी हूं। लेकिन कोई, अगर मैं आज से 3 महीने बाद
बिल्कुल मोटा होके आ जाऊं, 80-90 किलो का होके आ जाऊं, इमेजिन करना वैसे मैं कैसा दिखूंगा, 80-90 किलो का अगर मैं बन जाऊं तो उसके बाद मेरे लिए भागना मुश्किल होगा, तो मतलब मोबाइलिटी मेरी कम होगी। मतलब जिसका रेडियस छोटा होगा वो इजिली फ्लो कर सकता है, वो इजिली भाग सकता है। पतला इंसान जल्दी भाग सकता है यार, मोटा इंसान टाइम लगाएगा भागने में, और जब टाइम लगाएगा भागने में तो उसका फ्लो अच्छा नहीं होगा, तो फ्लो अच्छा नहीं होगा तो करंट अच्छा पैदा नहीं होगा। ठीक बात है। तो रेडियस जितना छोटा होगा उतनी मोबिलिटी आपकी ज्यादा होगी, और जितनी मोबिलिटी आपकी ज्यादा होगी उतनी कंडक्टेंस आपकी ज्यादा होगी। बोलो भाई बात क्लियर है? एक एक वर्ड बता रहा हूं, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, लिखो इतना। ठीक है, ऊपर वाले 3 पॉइंट में रेस कर रहा हूं सो दैट मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बता सकूं। ठीक है, ये बात क्लियर है। पहली बात कि आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लिखो जाएगा ऐसे लिख दो, बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन आपके गुड कंडक्टर होते हैं एक्वस या मोल्टन स्टेट में। जब मोल्टन स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो तो अच्छे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अच्छा चलो, तो उसके बाद आपको समझा दिया था कि आयनिक कंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक मोबिलिटी के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के होता है। अब इसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है, जैसे आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाते हैं, जैसे LiCal है ना, NaCl, KCl, मान लो ये आपको कंपाउंड्स दे दिए कुछ, इसमें अब आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक कंडक्टेंस पूछ रहे हैं। मान लो अभी ये मोल्टन स्टेट में है, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, पहला क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये मोल्टन स्टेट में है, ये जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं सारे ये मोल्टन स्टेट में। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, अभी तो नहीं, इसके आगे जो आएगा इसके रिलेटेड ही है, लेकिन मोल्टन स्टेट में है। तो आपको मैंने क्या बताया कि आयनिक कंडक्टेंस का आपको ऑर्डर बताना है। तो आयनिक कंडक्टेंस आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है आयनिक मोबिलिटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है रेडियस के। तो रेडियस के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, मोबिलिटी के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है हमें। ठीक है, तो रेडियस के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। तो देखो इधर आपका अनायन तो सेम है, अनायन तो सेम है, तो उसको तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। कटायन अलग अलग है, इधर लिथियम पॉजिटिव है ना, इधर लिथियम पॉजिटिव है, इधर सोडियम पॉजिटिव है, इधर आपका पोटेशियम पॉजिटिव है, इधर आपका रुबिडियम पॉजिटिव है, इधर आपका सीजियम पॉजिटिव है। अच्छा, तो कटायन अलग अलग हैं, तो कटायन देख लो, जिस कटायन का साइज छोटा होगा उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। अनायन तो सब जगह सेम है ना, तो अनायन तो सब जगह ही सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहेंगे। कटायन के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि किसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, क्योंकि अनायन तो सब में ही सेम है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम कुछ नहीं बता पाएंगे, राइट। तो कटायन जो छोटा होगा, जो कटायन छोटा होगा वो इजिली फ्लो कर सकता है, क्योंकि उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, छोटा है पतला है तो अच्छे से मूव कर सकता है। ठीक बात है। अच्छा, तो कौन सा कटायन सबसे छोटा होगा, तो आपको क्लियरली पता है कि लिथियम पॉजिटिव सबसे छोटा होगा, एटॉमिक रेडियस में भी डिस्कस कर चुके थे। और वैसे भी आपको पता होगा, अगर आपने मेरा लेक्चर नहीं भी देखा हुआ है तब भी आपको पता होगा कि जब डाउन द ग्रुप आते हैं तो आपका साइज क्या होता है, डिक्रीज साइज आपका इंक्रीज होता है ना, साइज आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि लिथियम में आपके 2 ही शेल हैं, क्योंकि लिथियम में आपके 2 ही शेल हैं। और जैसे जैसे आप नीचे आते हो सोडियम में आपके 3 शेल हो जाते हैं, है ना, पोटेशियम में आपके 4 शेल हो जाते हैं, साइज आपका इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, तो मतलब लिथियम का साइज सबसे छोटा है, फिर ऐसे ऐसे साइज इंक्रीज होता जाता है। अच्छा, तो साइज लिथियम का सबसे छोटा, तो मतलब उसकी आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा, मतलब इसकी आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। ये ऑर्डर होगा आपका आयनिक कंडक्टेंस का। ठीक है, क्योंकि लिथियम का साइज सबसे छोटा है, तो इससे जो बना हुआ कंपाउंड है उसकी आयनिक कंडक्टेंस सबसे ज्यादा होगी। ठीक बात है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, लेकिन मान लो, लेकिन जो मैं मेन बोलना चाहता हूं, जहां से आपको 4 नंबर की जगह आपको -1 मिलता है, जो आप सिली मिस्टेक कह लो या आपको नॉलेज ही नहीं होती है, हाफ नॉलेज होती है, उसके कारण जो प्रॉब्लम आती है, इसको लिख लेना ना कि साइज का ये चीज थी। मान लो लेकिन क्वेश्चन आया LiCal, NaCl, KCl, RbCl, CsCl, एक क्वेश्चन आया, मान लो ये तो सेम ही हो गया, आप सोच रहे हो। इधर मान लो लिखा है एक्वस स्टेट में है, इधर से गेम चेंज होगी,
कंपाउंड दोनों जगह सेम ही लिए मैंने, लेकिन अब मान लो बोल दे कि एक्वस स्टेट में है। अब आपको आयनिक कंडक्टेंस का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। अब जो आयनिक कंडक्टेंस का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा और इसके जस्ट उल्टा होगा, जस्ट उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा समझते हैं। एक्वा स्टेट का मतलब क्या कि पानी में डुबाया हुआ है, ये पानी था। एक्वस मतलब होता है पानी, एक्वा का मतलब ही होता है पानी, है ना। घर में जैसे कंपनी है एक्वा गार्ड, ऐसा कुछ है जो इसकी ऐड होती है, पानी की प्योरिफिकेशन का काम करती है ना। तो एक्वा में मतलब पानी में हमने नमक को या इन आयनिक कंपाउंड्स को डाला है। अब वो नमक को, इस जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनको हमने पानी में डाला हुआ है, ठीक बात है। अच्छा, अब इनकी आयनिक कंडक्टेंस की बात हो रही है, तो देखो एक कंसेप्ट को समझो जिसको बोलते हैं वैसे हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट बोलते हैं। इसको हम कहीं और डिस्कस करेंगे कभी ना कभी, आज के लिए हल्का फुल्का समझो, वैसे तो मैं पूरा ही समझा दूंगा इधर 2 मिनट में। देखो ए मान लो एक कटायन आपका इधर है, ठीक है। वाटर क्या होता है, वाटर होता है H2O, है ना। वाटर होता है H2O जिसमें ऐसे इसका ये स्ट्रक्चर होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो मतलब इधर डेल्टा नेगेटिव होता है, इधर डेल्टा पॉजिटिव होता है, ठीक बात है। ये तो आपको पता है, बेसिक्स है ना। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच के रखता है, इसलिए इस पर डेल्टा नेगेटिव आता है। इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस होती है, इसलिए इस पर डेल्टा पॉजिटिव आता है। अच्छा, तो मान लो एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज दे रहा और एक पॉजिटिव चार्ज मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया, ठीक बात है। अच्छा, तो अब इसके जब अब पानी में डाले हुए हैं दोनों, ठीक है, ये दोनों पानी में डाले हुए हैं, तो इसके आसपास भी वाटर होगा, इसके आसपास वाटर होगा। इन दोनों को हमने पानी में डाला है ना, ये दो कटायन दोनों ही आपके पानी में है, ठीक है। तो इसके आसपास भी वाटर होगा, है ना। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा क्योंकि ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव साइन है, तो ऑक्सीजन जो है वो इसकी तरफ देख रहा होगा और हाइड्रोजन पीछे की तरफ, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ही अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इतना तो बेसिक आपको पता होगा। अच्छा, तो ऐसे चारों तरफ से वाटर ने इस आयंस को, इस कटायन को घेरा हुआ होगा। इसी तरह इसमें भी होगा, इसी तरह इसमें भी होगा, है ना, इसी तरह इसमें भी होगा। लेकिन मैं पूछना यह चाहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं पूछना यह चाहता हूं कि इन दोनों में से एक कटायन आपका ए है, एक कटायन आपका ए है, इन दोनों में से पानी को अपने तरफ कौन ज्यादा खींच सकता है? इन दोनों में से, फिर से सुनो, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा पानी को अपने आसपास खींच के रख सकता है? मुझे आपको ए बताना है। कौन खींचेगा? ऑब्वियसली ये खींचेगा छोटा वाला, क्योंकि छोटा है तो इसमें छोटे वाले के पास क्या है? छोटे के बारे में पॉजिटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज देखो, एक जगह मान लो 2 कूलम चार्ज है, मान लो 2 कूलम चार्ज है और 2 कूलम चार्ज मान लो इतने में फैला हुआ है, इतने में फैला हुआ है, और एक जगह 2 कूलम चार्ज इतने बड़े में फैला हुआ है, इतने बड़े में फैला हुआ है। तो इधर भी 2 कूलम चार्ज है, इधर भी 2 कूलम चार्ज है, लेकिन इधर इलेक्ट्रॉन, इधर जो आपकी चार्ज की डेंसिटी है वो ज्यादा है ना। मतलब इसके आसपास कोई चीज आएगी तो ये बहुत ज्यादा तेजी से खींचेगा, ये उतना तेजी से नहीं खींचेगा। फील हो पा रहा है ना यार? क्योंकि ये ज्यादा तेजी से खींचेगा क्योंकि इसके पास चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है, काफी डेंस है, बहुत तेजी से खींचेगा, ठीक है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह, और इसके पास भी चार्ज 2 कूलम ही है लेकिन बहुत जगह फैला हुआ है, बहुत जगह बटा हुआ है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं खींच पाएगा। ऑब्वियस सी बात है। तो इधर छोटा चार्ज है, मतलब चार्ज जो है दोनों में ही +1 चार्ज है, दोनों में ही +1 चार्ज है, लेकिन एक ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा वाटर को, क्योंकि इसका जो, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाईली कंसंट्रेटेड है, हाईली डेंस है। एग्री कर रहे हो बात? आत्मा मान गई ये बात? चलो, तो जब ये वाटर को अपने आसपास ज्यादा खींचता है, मतलब आपको ये समझ आ गया कि ये वाटर को अपने तरफ ज्यादा खींच के रखेगा, तो ये बहुत सारे वाटर को अपने आसपास खींच के रखता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे वाटर को अपने पास खींच के रखता है, जिसके कारण इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस इतना बड़ा हो जाता है। सारे वाटर्स को मिला के जो इसका रेडियस बनता है, उस रेडियस को बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस।
क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन रेडियस। हाइड्रेशन रेडियस क्या होता है कि जब कोई आयन एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो उसके आसपास वाटर के मॉलिक्यूल्स एक क्लस्टर बना लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल एक क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छा सा बना लेते हैं, और एक गुच्छा सा बन जाता है, एक सर्कल सा। तब इतना सा चार्ज था, तो जब उसके आसपास गुच्छा बन जाता है तो एक बड़ा सा रेडियस बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन रेडियस। क्लियर है बात? तो मुद्दे की बात यही है, क्योंकि इस वाटर को ज्यादा अपने तरफ आसपास खींच के रखता है, मतलब एक बड़ा क्लस्टर बना के रखता है एज कंपेयर टू इसके, जिसके कारण इसका हाइड्रेशन रेडियस छोटे वाले चार्ज का ज्यादा हो जाता है बड़े वाले चार्ज के कंपैरेटिवली। तो मतलब छोटे वाले चार्ज का रेडियस ज्यादा है, और रेडियस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, रेडियस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि उधर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, बस इधर मोल्टन स्टेट दिया था, फिर कोई चिल आउट करो, सिंपल सा आपको पता है कि हाँ इसका साइज छोटा है, जिसका साइज छोटा उसकी आयनिक कंडक्टेंस ज्यादा, तो इसलिए आपने लगा दिया था। लेकिन जब एक्वस स्टेट में है तो एक्वस स्टेट में आपको पता होना चाहिए कि एक्वस स्टेट में जो एक्वस स्टेट के केस में जो छोटा कैटायन होता है उसके आसपास वाटर बहुत सारे लगे होते हैं, जिसके कारण उसका हाइड्रेशन रेडियस जो होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसका हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सीजियम के कंपैरेटिवली। इसको मैं लिख देता हूं, इसके कारण ही, ये समझ गए कंसेप्ट, इसके कारण ही आपका क्या होता है, ये ऑर्डर ऑपोजिट हो जाता है बिल्कुल, इसके कारण ये आपका ऑर्डर जो है ये बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लो आप, लिखाता हूं मैं, एक मिनट। तो LiCl NaCl KCl, ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। ठीक है, तो मतलब इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपका लिथियम पॉजिटिव का जो रेडियस है वो काफी ज्यादा हो जाता है सीजियम पॉजिटिव से। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बात हो रही है अब हाइड्रेशन रेडियस की, हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा हो जाता है, और रेडियस ज्यादा हो गया तो मतलब आयनिक कंडक्टेंस कम हो गई, जिसके कारण इसकी आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाती है, और ऐसे वे में चलता है। इधर आपका लिथियम का साइज छोटा होता है, पहले वाले क्वेश्चन में लिथियम का साइज छोटा था सीजियम से, बहुत छोटा था, बाकी सब तो बीच में आ ही जाएंगे, मतलब इस वे में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इस वे में इंक्रीज हो रहा है ना। आयनिक, इधर बात हो रही थी आयनिक रेडियस, क्योंकि उसको बस मोल्टन बस पिघला के रखा हुआ है, तो उधर खुद ही है वो, तो इस केस में आयनिक रेडियस की बात हो रही थी, और इधर आपकी वो आयनिक रेडियस ही अब आपका हाइड्रेशन रेडियस बन गया था। इस करके आपका साइज अब लिथियम पॉजिटिव का ज्यादा हो गया था सीजियम पॉजिटिव से, क्योंकि लिथियम पॉजिटिव ज्यादा वाटर को अपने तरफ खींच के रखता है, ज्यादा बड़ा क्लस्टर बनाता है, इसलिए उसका हाइड्रेशन रेडियस ज्यादा हो जाता है, और जिसका रेडियस ज्यादा हो जाएगा उसकी आयनिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए इसकी आयनिक कंडक्टेंस कम हो गई थी एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन माइंड में रखना, एक क्वेश्चन आपको घुमा सकते हैं और आपके मार्क्स कम करा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद होना, आप उधर ध्यान से देख लेना कि मोल्टन स्टेट में बात हुई है कि एक्वस स्टेट में। अगर कुछ भी नहीं दिया है फिर आप अज्यूम करके चलोगे कि मोल्टन स्टेट की ही बात हो रही है, और अगर स्पेशली लिखा हुआ है कि पानी में उसको डुबोया गया है, या एक्वस स्टेट लिखा हो, जिस वे में भी लिखा हो बस पानी में डुबोया गया है, तब आप ये वाला कंसेप्ट लगाओगे। और अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो आप यही मान के चलोगे कि इसी की बात हो रही है। ठीक है, चलो चलो चलो, एक प्रॉपर्टी और लिख लो, जिसको हम बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। फिर हम बात करते हैं लैटिस एनर्जी की, फिर हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी की। एक प्रॉपर्टी और लिख लो, आइसोमॉर्फिज्म, आई थिंक फिफ्थ होगी है, शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमेरिज्म नहीं शो करते आपके आयनिक कंपाउंड,
लेकिन आइसोमॉर्फिज्म जरूर शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म है ना, मॉर्फिज्म, शो आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या, आइसोमॉर्फिज्म पहली बात होता क्या है, सेम 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, सेम 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आयनिक कंपाउंड, इस दो वर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। आयनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म नहीं शो करते या स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, लेकिन आयनिक कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म जरूर शो करते हैं। एक है आइसोमेरिज्म और एक है आइसोमॉर्फिज्म, दोनों अलग हैं। आइसोमेरिज्म नहीं शो करते, मैं बता चुका हूं आपको। आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, सेम 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, कि दो आपके पास आयनिक कंपाउंड है, इन दोनों कंपाउंड का अगर आपका जो 3D स्ट्रक्चर है वो अगर सेम है तो हमें बोलेंगे कि ये दो आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, ये दो कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म है, ये हम बोल सकते हैं। ठीक बात है। दो कंपाउंड, फिर से दो आयनिक कंपाउंड का अगर 3D स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, तब हम बोलेंगे कि वो दो कंपाउंड आपस में, वो दो आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, आयनिक कंपाउंड में 3D स्ट्रक्चर होता है, हालांकि सॉलिड स्टेट में उसको हम पढ़ेंगे। अभी के लिए तो, इस साल के लिए तो आपके सिलेबस निकाल दिया गया है। अगर अगले साल जेई मेंस में या नीट वगैरह इन सब में आया तो डेफिनेटली सॉलिड स्टेट में तो हम पढ़ेंगे। बाकी मैं एक बार आपको इधर स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि ऐसे आपको थोड़ा आइडिया हो कि 3D स्ट्रक्चर होते हैं आयनिक कंपाउंड के। अगर आप नमक को भी ना माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जैसा आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। NaCl का स्ट्रक्चर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो जब आप NaCl को, नमक को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा कि एटम्स आपस में ऐसे अरेंज हैं, और उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम एक डिफाइंड स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री बना देते हैं। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म होता है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, वो होता है आपका सेम 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसके एक बार स्पेलिंग देख लेना कि क्या है, आइसोमॉर्फिज्म ही है आई थिंक। ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ करेक्शन होगी या स्पेलिंग में तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा। ठीक है, सेम 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, आई थिंक ऐसा है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, हाँ यही है। ठीक है, अब कैसे पता लगे कि दो आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं, आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एक कैसे हम पता करें? उसके लिए कुछ कंडीशन है, लिखो कंडीशन, आइसोमॉर्फिज्म शो करने की कंडीशन। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? सेम 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा, दो आयनिक कंपाउंड है आपके पास, एक आयनिक कंपाउंड 1 है, एक आयनिक कंपाउंड 2 सेकंड है। इन दोनों का अगर 3D क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम है तो इन दोनों आयनिक कंपाउंड्स को हम आपस में बोल देंगे कि ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। दैट्स इट। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी आइसोमॉर्फिज्म को शो करने के लिए? पहली बात, पहली कंडीशन, सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन हो। मतलब अगर दो आयनिक कंपाउंड को हम अगर आपस में बोल रहे हैं कि आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं तो उनके पास पहली बात तो इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन हो। मतलब अगर पहले आयनिक कंपाउंड के पास अगर 2 कटायन है और दूसरे के पास 3 कटायन है, तब हम उसको नहीं बोल सकते कि वो आपस में आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन। दूसरी चीज, cation and anion are isoelectric। अभी हम देखेंगे एग्जांपल, cation and anion are isoelectric with another, ऐसे लिख लो बस, cation and anion are isoelectric, इतने से समझ जाओगे, बच्चे नहीं हो। या ये भी सेकंड कंडीशन ये भी लिख सकते हो, cation and anion are of same size, are of same size। देखो
एक कंडीशन है पहली बात कि आइसोमॉर्फिज्म शो करने के लिए अगर दो हम आयनिक कंपाउंड को कब बोल सकते हैं कि ये दो आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, उसके लिए पहली बात सेम नंबर ऑफ कैटायन और एनायन हो, और दूसरी कंडीशन है कि कैटायन एनायन आर आइसोइलेक्ट्रिक हो, या ये भी बोल सकते हो कि कैटायन एनायन आर सेम साइज के हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होता है, जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूं, जैसे NaCl, ठीक है, NaCl है और लेट्स से आपका MgCl है। NaCl MgCl हो, या मान लो NaF एंड MgO हो, या फिर आप बोल सकते हो NaNO3 एंड MgCO3 हो। देखो इनमें देखो क्या है चीज, NaCl और MgCl में देखो क्या इन दोनों को मैं आपस में आइसोमॉर्फिज्म बोल सकता हूं कि ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। पहली बात तो ये आपको क्लियर है, क्या है दोनों आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप डिसाइड कैसे करोगे इन दो कंडीशन को देखते हुए। पहली बात ये देखो सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन है क्या, तो हाँ देखो इसमें भी एक कैटायन है, एक कैटायन है, एक एनायन है इस आयनिक कंपाउंड में, इसमें भी एक कैटायन है और एक एनायन है, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अच्छा मैं एग्जांपल अलग ले ली ना, एग्जांपल हमने MgO लेना है ना, MgCl2 हो जाएगा नहीं तो ये तो MgO लेना है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल तो गलत हो जाएगी, कोई और एग्जांपल लेनी पड़ेगी हमें। लेट्स से चलो MgCl बैलेंस वे में, अनबैलेंस वे में ले लो, वैसे कंपाउंड बनेगा नहीं लेकिन लेट्स से ले लो, ठीक है। या तो चलो लेना ही क्यों जब कोई बनेगा ही नहीं, तो इन दोनों की ही बात कर लेते हैं, इन दोनों की ही बात कर लेते हैं। वैसे ले लो, इसमें हम डिसीजन में आपको चलो इधर से सिखा दूंगा। ये आपकी पहली बात देखो क्या है, आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा NaCl और MgCl2। देखो इसमें एक कैटायन है, इसमें एक कैटायन, इस आयनिक कंपाउंड में एक कैटायन है और एक एनायन है, लेकिन इधर एक कैटायन है आपका और दो आपके पास एनायन है, दो एनायन है। तो पहली कंडीशन क्या थी, सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन हो, तो क्या इधर सेम नंबर ऑफ कैटायन एनायन है, नहीं है, तो एटलीस्ट इसको आप ये तो बोल सकते हो कि ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसमें एक एनायन है, इसके पास दो एनायन है, तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। ठीक बात है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे, क्लियर बात, ठीक है। तो एक एग्जांपल चलो उसके में तो काम आ गई कि क्लियर हो गया कि ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। अच्छा क्या ये शो करेंगे, NaF और MgO, NaF और MgO के आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। चेक करो, देखो इधर सोडियम है, एक कैटायन है, एक एनायन है, इधर भी एक कैटायन है और एक एनायन है ना, Na पॉजिटिव और F नेगेटिव से मिलकर बनाए, और ये आपका Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव से मिलकर बना है ना। अच्छा तो इधर भी एक कैटायन एनायन है, इधर भी एक कैटायन एनायन है, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन देखो, कैटायन एंड एनायन आर आइसोइलेक्ट्रिक, कैटायन और एनायन आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो, तो इसका कैटायन और इसका कैटायन के आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह आइसो का मतलब ही होता है सेम, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, तो सेम स्ट्रक्चर हो, नाम से क्लियर हो रहा है कि आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या, कि सेम 3D स्ट्रक्चर हो, तो उसको हम बोल सकते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो इसमें देखो इसके कैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है ना। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो आपका सोडियम पॉजिटिव बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो आपका सोडियम पॉजिटिव बनेगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सोडियम पॉजिटिव में, 10। तो सोडियम पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 10 ही बचेंगे। तो कैटायन तो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एनायन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल। F नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और O2 नेगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो कैटायन और एनायन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हैं। सेम आपका
सेम नंबर ऑफ कटायन एनायन भी है, कटायन और एनायन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है, दोनों कंडीशन फुल्ली फाइल्ड हो रही हैं, फुल्ली फिल्ड हो रही हैं, इसलिए इन दोनों को हम आइसोमॉर्फिज्म शो करता हुए एक दो आयनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। मतलब कि ये दो कंपाउंड आपके आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं, ये दो कंपाउंड आपके आयनिक कंपाउंड जो हैं ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं। तो पहली बात ये क्लियर हो रहा है कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से कोई दो आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कैसे डिसाइड करेंगे, क्लियर है। बस इन दो कंडीशन को देखना है। सेम नंबर ऑफ कटायन अनायन हो, इस केस में आपका अनायन एक था, इस केस में आपके अनायन दो थे, इसलिए आपके आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो कर रहे थे, पहले ही कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं। इस केस में, इसमें केस में कटायन और अनायन दोनों, इसमें भी कटायन एक है, इसमें भी कटायन एक है, इसमें अनायन एक है, इसमें भी अनायन एक है, तो कटायन अनायन तो सेम है, नंबर ऑफ कटायन अनायन सेम है, तो पहली कंडीशन फुलफिल्ड हुई। फिर हम आगे बढ़े, आगे हमने देखा कटायन अनायन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या सेम साइज हो, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से इसमें तो काम चल जाएगा कि कटायन आपका इसका कटायन इसके कटायन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसका अनायन और इसका इनायन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब कटायन और एनायन भी आपके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ओम भट स्वाहा, ठीक है, दोनों कंडीशन फुल्ली फाइल्ड हो गई, आपके सेम नंबर ऑफ कटायन एनायन भी है और आपका साइज भी सेम है, इसका मतलब काम हो गया है कि आपके दोनों कंडीशन फुल्ली फाइल्ड हैं, तो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, ये दो आयनिक कंपाउंड आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। अच्छा, इसमें बात करें तो इसमें देखो पहली बात सेम नंबर ऑफ कटायन एनायन हो, तो देखो एक Na पॉजिटिव है और एक NO3 नेगेटिव है, और इधर ये आपका बना है Mg2 पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव, इससे बना हुआ है। अच्छा, तो देखो पहली बात, इसमें इसके पास एक कटायन है एक अनायन है, इसके पास भी एक कटायन है एक अनायन है, तो कटायन अनायन तो सेम है, पहली कंडीशन तो फुल्ली फिल्ड हो रही है। कटायन एंड एनायन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो या से कटायन एंड एनायन आर ऑफ सेम साइज के हो, तो आप चाहो तो इससे देख लो, ठीक है। इसमें वैसे आप सेकंड कंडीशन से देखोगे तो ज्यादा इजीली कर पाओगे। देखो पहली बात, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग देखना चाहो तो कटायन में देख सकते हो कि ये दोनों आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, ठीक है। इन दोनों में देखना चाहो तो साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हो कि जो आपका एनायन है NO3 नेगेटिव और CO3 2 नेगेटिव दोनों सेम साइज के ही हैं लगभग, है ना, दोनों सेम तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ना। इसके पास भी आपके पास 3 ऑक्सीजन है, इसके पास भी 3 ऑक्सीजन है, तो इनका साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। तो इसमें भी एक सेकंड कंडीशन भी फुल्ली फिल्ड हो रही है कि सेम नंबर ऑफ कटायन एंड अनायन हो, तो इसके पास भी एक कटायन और एक अनायन है, इसके पास भी एक कटायन और एक अनायन है, पहली कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरी चीज, कटायन अनायन आर ऑफ सेम साइज हो, कटायन इसके अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज तो क्लियर हो रही है कि सोडियम पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव आपस में क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन अभी एक क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, तो एक चीज की क्लियरेंस तो आप इससे नहीं ले पाओगे, इससे ही ले पाओगे, क्योंकि इसमें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग नहीं देख पाएंगे, साइज भी देखना होता है। तो कटायन, इस केस में अगर ये चीज फुल्ली फिल्ड नहीं हो रही तो ये चेक कर लो, तो कटायन और एनायन आर ऑफ सेम साइज हो, तो आपको पता है इस कंडीशन को लगाओगे तब भी आप देखोगे कि सोडियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज लगभग बराबर ही होता है ना। सोडियम और मैग्नीशियम एक ही पीरियड में होते हैं, एक ही पीरियड में होते हैं, पीरियड में साइज बहुत तेजी से नहीं घटता है, ठीक है, साइज आपका बहुत धीरे धीरे घटता है जब आप पीरियड के क्रॉस जाते हो, ठीक है, क्योंकि उसमें शेल नंबर सेम ही रहता है। लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो, सारी चीजें बता चुका हूं पहले, लेकिन जब आप ग्रुप में जाते हो नीचे की तरफ तो आपका साइज जो है बहुत तेजी से इंक्रीज होता है, क्योंकि आपका शेल नंबर इंक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। इसलिए सोडियम पॉजिटिव और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव का साइज भी ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होता है, यानी सेम ही होता है, बहुत डिफरेंस तो होता है क्योंकि इधर 2 पॉजिटिव साइज है इधर, लेकिन आसपास रफ फिगर लेके चल रहे हैं, ठीक है, और इन दोनों ग्रुप का साइज भी सेम होता है, तो मतलब ये भी आपका आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा, ठीक है। तो आप ऐसे आइसोमॉर्फिज्म बता सकते हो। चलो एक आप बताओ मुझे, खुद से एक बार सोचो पोज करके, NaCl और KCl के आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे, पोज करो एक बार, सोचो क्या लग रहा है आपको, NaCl और KCl में क्या है, दो आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे। देखो आई होप आपने सोचा हो, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, एक पोटेशियम और Cl नेगेटिव से मिलकर बना है, तो देखो इसमें भी एक कटायन है एक अनायन है, इसमें भी एक कटायन एक अनायन है, पहली कंडीशन तो फुलफिल्ड हो रही है। दूसरी कंडीशन, कटायन एनायन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, तो देखो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, अनायन तो चलो सेम ही है। कटायन देखो, कटायन इधर सोडियम पॉजिटिव है, मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इधर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं। और वैसे भी आप ऐसा आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग देखना चाहो, जो साइज के अकॉर्डिंग देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग भी पहले पता लग रहा है कि सेकंड कंडीशन तो फुलफिल्ड नहीं हो रही है,
कि कटायन, इसका कटायन और इसका कटायन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18। चाहो तो साइज के अकॉर्डिंग भी सोच सकते थे कि सोडियम आपका पहले फर्स्ट ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, फिर पोटेशियम। तो आपको मैंने बताया कि ग्रुप के अक्रॉस साइज जो है बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। तो सोडियम का साइज कम होगा, पोटेशियम का साइज इससे बहुत ज्यादा होगा। तो पोटेशियम का साइज ज्यादा होगा, इसका मतलब साइज भी सेम नहीं है, ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये मतलब आपके आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। ठीक है, इसीलिए एक लाइन लिखाई भी जाती है कभी कभी, चाहो तो लिख लेना कि आइसोमॉर्फिज्म अलोंग ए पीरियड तो इजिली शो करने को मिल जाता है, क्योंकि अलोंग ए पीरियड साइज लगभग सेम रहता है, ज्यादा तेजी से इंक्रीज नहीं होता। लेकिन अलोंग ए ग्रुप कभी भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो होता। जैसे इन दोनों में कटायन ए दो कटायन आपके सेम ग्रुप में लाई करते थे, तो जब सेम ग्रुप के कटायन हो तब कभी भी आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो होता। सेम पीरियड के हो तब भी शो हो जाता है। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम के केस में, सोडियम और मैग्नीशियम आपके सेम पीरियड में है ना, सोडियम के बाद ही तो मैग्नीशियम आता है, सेम पीरियड में है। तो सेम पीरियड में होते तब आइसोमॉर्फिज्म शो होने की तब भी प्रोबेबिलिटी होती है, लेकिन अगर ग्रुप में आ रहे हैं तब नहीं होती, तब तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ग्रुप के अक्रॉस साइज बहुत ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। ठीक बात है। ठीक है, तो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हो यार। ठीक है, तो ये भी आपका आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो होगा। तो बस ये 2 बच्चों वाली कंडीशन देखनी है, उससे आप बता दोगे कि आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं कंपाउंड की नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम बताते हैं आइसोमॉर्फिज्म। अच्छा, 1-2 चीजें और बता देता हूं, थोड़ा सा और लेवल ले लेते हैं। जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जेई एडवांस में कितनी बार आ चुके हैं। नीट और जेई मेंस में तो नहीं आते ज्यादा, लेकिन जेई एडवांस में इतनी बार आ चुके हैं क्या बताऊं। ठीक है, जैसे ZnSO4, मतलब नीट जेई मेंस में भी आए हुए हैं 1-2 बार, लेकिन जेई एडवांस में तो बहुत बार आया हुआ है। MgSO4 7 वाटर, या ले लो FeSO4 .7 वाटर। ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको बोलते हैं व्हाइट विट्रोल। इसका नाम क्या है, बहुत फेमस नाम है, इसको आपको बाय नाम से आज ही आपको इसका नाम रट जाना चाहिए कि जिंक सल्फेट .7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसको कहते हैं व्हाइट विट्रोल। इसको बोलते हैं इप्सम सोल्ट। क्या बोलते हैं, इप्सम सोल्ट। और इसको हम बोलते हैं ग्रीन विट्रोल। क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ऑब्वियस रीजन है। ठीक है, तो व्हाइट विट्रोल, इप्सम सोल्ट और ग्रीन विट्रोल। पहली बात तो आज ये तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे मैं कभी बोलूं कि व्हाइट विट्रोल क्या होता है, आपके दिमाग में कंपाउंड आ जाना चाहिए। जैसे मैं बोलूं इप्सम सोल्ट क्या होता है, तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि MgSO4.7 वाटर। जैसे मैं ग्रीन विट्रोल बोलूं तो आपके दिमाग में खट से आना चाहिए कि FeSO4.7 वाटर, ये आना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, तो ये तीनों कंपाउंड भी आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब वो कंपाउंड जिसमें सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्मूला हो, तो वो आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म ठीक है, सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो, जैसे कि इस केस में देखो, इसमें भी 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम है और फॉर्मूला भी सेम है। देखो, ए भी सल्फेट का कंपाउंड है, मेटल सल्फेट है, ए भी मेटल सल्फेट है, ए भी मेटल सल्फेट है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और फॉर्मूला सेम हो, तो वो भी आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। मतलब ये तीन भी आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे बोले, लेट्स से कोई आपसे बोले कि FeSO4.7 वाटर मतलब ग्रीन विट्रोल एंड Na2CO3.10 वाटर, क्या है दो आपस में वाटर ऑफ क्या है दो आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे? एक कंपाउंड ए है, एक कंपाउंड है, ये तीनों तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ए दो क्या आपस में करेंगे, सोचो।
कौन से कंपाउंड आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं? जिनमें सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो। तो क्या इनमें सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? इधर 7 वाटर है, इधर 10 वाटर है, तो कहां है सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। या इनमें फॉर्मूला भी कहां सेम है? इधर सल्फेट है, इधर कार्बोनेट है, तो ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। ठीक है, यानी कि सारे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले आइसोमॉर्फिज्म आपस में शो करते हैं। ये दो आपस में आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। क्यों? क्योंकि ये दो कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर सेम नहीं है, क्योंकि इसमें 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसमें 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। या यूं बोलूं कि इसका फॉर्मूला अलग है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, तो ये कभी भी आपस में आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे। ये करेंगे तीनों आपस में, ये तीनों का 3D स्ट्रक्चर सेम है। क्यों? क्योंकि इनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम है और सेम टाइप के कंपाउंड भी है, तीनों ही सल्फेट है, मेटल सल्फेट है, तो ये आपके सेम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो और फॉर्मूला हो तो आइसोमॉर्फिज्म शो करता है। ठीक है, तो ये भी एक नोट में अपने डाल लेना। ठीक है, तो ये बात होगी यार आइसोमॉर्फिज्म की। चाहो तो अलम्स के बारे में भी लिख लो, और अगर आपकी इच्छा जाग रही है कि आपको किसी भी लेवल में आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आज के बाद कोई दिक्कत आए ना, आपको अलम्स भी लिखा देता हूं, आज ही खत्म हो बात, अलम्स भी लिखा दूंगा इधर आपको। और ज्यादातर जेई एडवांस की क्लासेस में लिखाया जाता है वैसे, लेकिन मैं आपको लिखा दूंगा इधर ही। अलम्स भी लिख लो, 2 मिनट की बात है, ज्यादा नहीं, 2 मिनट बस, 2 मिनट में वो भी चीज हो जाएगी। क्यों उसको छोड़ना? आता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, कभी कभी तो आ ही जाता है। जब किस्मत खराब होती है तो ऐसी चीजें पूछ ली जाती है जो कि मैक्सिमम लोगों ने सुनी ना हो, और आप अगर सुन के गए हो तो बस अगले सितारे आप ही हो फिर। चलो अलम्स की भी बात कर लेते हैं। पहली बात लिखो, ऑल अलम्स शो आइसोमॉर्फिज्म। सारे अलम्स आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं? बस एक केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कैसे होते हैं, उनका फॉर्मूला क्या होता है? A2SO4 डॉट A2-SO4 थ्राइज डॉट 24 वाटर। सिंपल सा फॉर्मूला है। पहली बार देखने में डर लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल सा। एक बार देखोगे, 2 बार याद करोगे, तीसरी बार भूलोगे ही नहीं कभी। पहली बार देखने में डर लगता है, लेकिन छोटा सा ही है फॉर्मूला। ठीक है, छोटा नहीं है, लेकिन मतलब इजी है याद करना, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अच्छा, इसमें ए क्या है? ए है आपका मोनोवेलेंट कटायन, और ए डैश है ना, ये दो, एक मैंने लिया है, 2 तरह के कंपाउंड, 2 तरह के कटायन लिए हैं, एक ए और एक ए डैश, है ना, एक ए लिया, एक ए डैश लिया। ए जो है आपका मोनोवेलेंट कटायन है, वो आपका मोनोवेलेंट है। ठीक है, और ये आपका डाईवेलेंट है, सॉरी ट्राईवेलेंट है, ये आपका ट्राईवेलेंट है। ठीक है, ये आपका ट्राईवेलेंट है। ट्राईवेलेंट मतलब क्या कि इसके ऊपर चार्ज ए प्लस है, तो ए डैश के ऊपर जो चार्ज है वो 3 प्लस है। सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, तो ये ट्राईवेलेंट है, ट्राईवेलेंट कटायन। तो ये पहली बात स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है अलम्स का। इसकी जैसे एग्जांपल देखना चाहें तो जैसे K2SO4 डॉट Al2SO4 थ्राइस डॉट 24 वाटर। ठीक है, और चलो ले लो एक साथ में K2SO4 डॉट Cr2SO4 थ्राइस 24 वाटर। इसको बोलते हैं पोटैश अल्म। इसका नाम क्या है? पोटैश अल्म। इसका नाम है क्रोम अल्म। ये मैंने 2 अल्म्स की एग्जांपल ली है। एक देखो, बस मैंने क्या किया, इधर बस मेटल्स पुट किए हैं। A2 आपका क्या लेना है? मोनोवेलेंट कटायन, तो पोटेशियम पुट कर दिया मैंने। पोटेशियम आपको पता है मोनोवेलेंट ही होता है। ठीक है, तो मोनोवेलेंट कटायन है, और आपका ट्राईवेलेंट कटायन इधर है।
Al3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव आता है, उसकी वैलेंसी 3 होती है, तो Al3 पॉजिटिव। तो मोनोवेलेंट कटायन है और आपका ट्राईवेलेंट कटायन है, तो आपका फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो कंपाउंड है आपका ये सेम स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉलो कर रहा है, तो मतलब ये आपकी अलम की एग्जांपल है। इसी तरह ये भी आपकी अलम की एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्रोमियम है और क्रोमियम भी आपका 3 पॉजिटिव में ही होता है। ठीक है, तो ये दोनों आपकी अलम की एग्जांपल है, एक को पोटैश अलम बोल देते हैं और एक को क्रोम अलम बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो अलम जो हैं ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। जितने भी अलम्स हैं वो सारे के सारे आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, तो ये दो भी आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। आपको ये दे दिया जाएगा, आपको पता लगना, एक देख के आप ऐसे देखोगे इसे और आपको देख के इंडिकेशन होनी चाहिए कि अच्छा तो अलम्स की बात हो रही है, और मतलब ये जो कंपाउंड है तो अलम्स है। जब आपके दिमाग में अगर ये सिग्नल आ गया, आपको पता लग गया कि ये कंपाउंड अलम्स हैं, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि अलम्स शो आइसोमोरिज्म, ऑल अलम शो आइसोमोर्फिज्म, तो आप बोल दोगे कि हाँ ये दो आइसोमोर्फिज्म शो करते हैं। अच्छा, वैसे एक सीडो अलम्स भी होते हैं, एक वैसे सीडो अलम्स भी होते हैं। सीडो अलम्स क्या होते हैं? कुछ नहीं होता है कि बस फॉर्मूला हल्का सा चेंज होता है। सीडो अलम्स, नकली अलम्स, सीडो का मतलब होता है नकली, MsO4 M-2SO4 थ्राइज .24 वाटर, बस ये हल्का सा चेंज होता है। देखो क्या होता है, बस मैंने ए की जगह M लिख दिया है, बात हो जाएगी ए भी लिख लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, बस इधर देखो मैंने A2 लिया था, इधर मैंने सिर्फ M लिया, जब इधर ए भी लिखते तो बात और की हो जाती। आपका मन करे तो आप ए भी लिख लेना, ना कंफ्यूजन ना हो, बस इसलिए अलग अलग लिया। ठीक है, या तो आप ए ही लिख दो, मारो गोली, आप ए ही लिख दो। ठीक है, A2 डैश ASO4, ठीक है, ASO4 डॉट A2 डैश SO4 324 वाटर। बस देखो क्या है, इधर जो अभी ए आपका ए वाला जो कटायन है ना, ये अब आपका डाईवेलेंट होगा। बस पहले हम मोनोवेलेंट ले रहे थे, अब ये आपका डाईवेलेंट है। ये तो आपका ट्राईवेलेंट अभी भी है। तो जब ऐसा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूले को फॉलो करता हुआ कोई कंपाउंड हो, ठीक है, जैसे कि MgSO4 है ना, एंड Al2SO4 थ्राइज .24 वाटर, तो ये आपका सीडो अलम है ना, क्योंकि एक डाईवेलेंट है। ये पहले डाईवेलेंट है फिर ट्राईवेलेंट है। तो जब डाईवेलेंट और ट्राईवेलेंट कटायन हो तो आपका उसको हम बोलते हैं सीडो अलम, और जब मोनोवेलेंट और ट्राईवेलेंट से बना हुआ कंपाउंड हो तो उसको हम बोलते हैं अलम। ठीक है, नकली अलम है। ठीक है, इसको हम नकली अलम बोल देते हैं, सीडो अलम। ठीक है, तो जितने भी अलम्स हैं वो सब आपस में आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं, सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई यार आइसोमॉर्फिज्म की। ठीक है, ये बात हो गई आइसोमॉर्फिज्म की। मैं एक बार टाइम देख लेता हूं कितना हुआ, क्योंकि आज मुझे बहुत जरूरी काम है, हालांकि आपके लिए ही है वो काम। एक बार मैं टाइम देख लेता हूं, अगर टाइम ज्यादा हो गया है तो आगे लैटिस एनर्जी हम कल के लेक्चर में बोर्न हैबर के साइकिल के सारे डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो अभी कंटिन्यू करते हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। तो हाँ, टाइम तो हो गया यार काफी। ठीक है, तो लेक्चर की लेंथ भी आई थिंक काफी हो गई है। तो ऐसा करते हैं, आयनिक कंपाउंड इधर खत्म होता है। आयनिक कंपाउंड की जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी उसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। लैटिस एनर्जी वैसे भी अलग अलग टॉपिक है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड वाला तो काम खत्म हो गया है। अब कल हम लैटिस एनर्जी को डिस्कस करेंगे और साथ में ही बोर्न हैबर साइकिल को डिस्कस करेंगे। लैटिस एनर्जी में पहले बस 15-20 मिनट लगेंगे कराने को, तो अभी भी मैं 15-20 मिनट में करा सकता हूं, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ज्यादा जल्दी में हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी एक बहुत जरूरी काम है। इस चक्कर में जल्दीबाजी में हो जाएगा, और मैं जल्दबाजी में कभी भी कोई चीज नहीं कराता हूं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कल के लेक्चर में लैटिस एनर्जी और बोर्न हैबर साइकिल को डिस्कस करेंगे। आयनिक कंपाउंड आई थिंक आज आपको क्लियर हो गया होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टीज, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे, आयनिक कंडक्टेंस वगैरह पे क्वेश्चन आ सकते हैं इस लेक्चर से, और आइसोमॉर्फिज्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आगे जो लैटिस एनर्जी करेंगे और बोर्न हैबर साइकिल करेंगे उससे तो क्वेश्चन आते हैं बहुत, इनसे तब भी इतने नहीं आते जितने अगले लेक्चर से आएंगे। ठीक है, लेकिन इसके बिना आप उधर तक पहुंच ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी और उसके बाद सबसे मेन टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बोर्न हैबर साइकिल, जिससे क्वेश्चन आपके आते भी हैं काफी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।